वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। यहाँ एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट है एनिमल सेल जनरली इरेगुलर शेप में होता है। इसका शेप राउंड, ओवल या स्फेरिकल होता है, लेकिन प्लांट सेल टिपिकली क्यूब्ड या रेक्टेंगुलर शेप में होता है। सेकेंड पॉइंट है एनिमल सेल का साइज जनरली छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल का साइज एनिमल सेल से बड़ा होता है। थर्ड पॉइंट है एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। फोर्थ पॉइंट है एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट रहता है, लेकिन प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहता है। फिफ्थ पॉइंट है एनिमल सेल में वैक्यूल्स बहुत अधिक संख्या में प्रेजेंट रहता है और इसका साइज छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में सिर्फ एक सिंगल और लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। सिक्स्थ पॉइंट है एनिमल सेल में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स एब्सेंट रहता है। सेंट्रोजोम दो सिलिंड्रिकल शेप्ड सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है और ये एनिमल सेल में सेल डिवीजन के प्रोसेस में हेल्प करता है। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जनरली छोटा होता है। यहाँ सेल का साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का साइज जनरली बड़ा होता है। यहाँ सेल का साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। सेकेंड पॉइंट है मोस्ट प्रोकैरियोट्स यानी जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहता है वो मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन मोस्ट यूकैरियोट्स यानी जिन ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट रहता है वो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। थर्ड पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड रहता है और इस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड रहता है। फोर्थ पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहता है। कुछ और डिफरेंसेस को नेक्स्ट पेज में देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम्स एब्सेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम्स प्रेजेंट रहता है। सिक्स्थ पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन बाइनरी फिशन के प्रोसेस से होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस से होता है। सेवन पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक क्रोमोजोम प्रेजेंट रहता है। एट्थ पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और आर्किया। यूकैरियोटिक सेल सभी प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा या टूट जाएगा तो क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल सेल्स एंड इट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी तरह के सेल्स में पाया जाता है और ये सेल के अंदर के कंटेंट्स को सेल के बाहर के इन्वायरमेंट से अलग रखता है। It allows the flow of limited substances in and out of the cell due to selectively permeable membrane.
क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, इसलिए ये कुछ लिमिटेड सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर जाने और सेल से बाहर आने का अलाउ करता है। इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ruptures or break down, the contents of the cell will come in contact with the external environment. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा या टूट जाएगा तो सेल के अंदर के कंटेंट्स जैसे साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल सेल के बाहर के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा। देयरफॉर केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल विल बी लॉस्ट, जिसके कारण सेल का केमिकल कॉम्पोजिशन लॉस्ट हो जाएगा एंड सेल विल बी अनेबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन, और सेल अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण लास्टली सेल मर जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस। अगर सेल में कोई गोल्गी एपरेटस नहीं रहेगा तो इससे सेल की लाइफ में क्या इफेक्ट होगा। गोल्गी एपरेटस प्रोटीन्स और लिपिड मॉलिक्यूल के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। इसके अलावा ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करता है और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसलिए अगर सेल में गोल्गी एपरेटस नहीं रहेगा तो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, देयर विल बी नो प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल बी अफेक्टेड। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स और लिपिड्स का प्रोसेसिंग और पैकेजिंग नहीं होगा, जिसके कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है। सेकेंड पॉइंट है, देयर विल बी नो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टू द आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है, देयर विल बी नो कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्मेशन। सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है, लाइसोसोम फॉर्मेशन will not take place, therefore foreign materials and old organelle of cell can't be removed, therefore cell will not survive for long time. लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अगर लाइसोसोम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फॉरेन मटेरियल्स और ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स सेल से रिमूव नहीं होगा, जिसके कारण सेल टॉक्सिक हो जाएगा और सेल बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। वाई, किस ऑर्गेनेल को सेल का पावर हाउस कहा जाता है और क्यों। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा फूड से एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये एनर्जी एटीपी के रूप में रिलीज होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को सेल का एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन द एटीपी इज यूज्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। एटीपी में जो एनर्जी स्टोर रहता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बहुत से केमिकल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स constituting the cell membrane get synthesized। लिपिड्स और प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं उनका सिंथेसिस कहाँ होता है। लिपिड्स का सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है और राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है
इसलिए प्रोटीन का सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। 7 क्वेश्चन है, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है? अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इन फॉलोइंग स्टेप्स। अमीबा एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से अपना फूड ऑब्टेन करता है। अमीबा इनगल्स फूड बाय टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ सेल सरफेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में अमीबा अपने सेल सरफेस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हेल्प से टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के हेल्प से अमीबा फूड पार्टिकल को इनगल्फ करता है यानी निगलता है। इस प्रोसेस में अमीबा अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड पार्टिकल्स के ऊपर फ्यूज हो जाता है और फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बाय द एक्ट ऑफ एंजाइम्स। फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम प्रेजेंट रहता है और एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है। द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म and the undigested food materials is thrown out by amoeba. Digested food particles को साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स अमीबा के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस डायग्राम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया के हेल्प से अमीबा फूड पार्टिकल्स के ऊपर फ्यूज हो जाता है और फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। फूड वैक्यूल के साथ फूड पार्टिकल्स अमीबा के बॉडी के अंदर चला आता है। फूड वैक्यूल में एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन करता है। डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म में चला आता है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अमीबा के द्वारा बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट वाटर के हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से वाटर के लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है। यहाँ इन दो सॉल्यूशन के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इन दोनों ही सॉल्यूशन में वाटर के साथ कुछ सॉल्ट मिला हुआ है, लेकिन इस सॉल्यूशन में सॉल्ट का अमाउंट कम है, इसलिए यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है, यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में सॉल्ट का अमाउंट अधिक है, इसलिए यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम है, यानी ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अनुसार वाटर का मूवमेंट वाटर के हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से वाटर के लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है। क्योंकि इस सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है और इस सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इसलिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अनुसार वाटर का मूवमेंट इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर इस डाइल्यूट सॉल्यूशन से इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होगा। और वाटर का ये मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि दोनों ही सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन एक बराबर नहीं होगा। 9th क्वेश्चन है, कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ ऑस्मोसिस का एक एक्सपेरिमेंट करना है। टेक 4 peeled potato halves and scoop each one out to make potato cups। 4 आधा आधा कटा हुआ पोटैटो लेंगे जिसका छिलका छिला हुआ है और इन्हें स्कूप कर लेंगे, यानी यहाँ से कुछ पोटैटो निकाल लेंगे जिससे ये पोटैटो कप बन जाएगा। 1 of these potato cups should be made from a boiled potato। इन 4 पोटैटो कप्स में एक पोटैटो कप यानी पोटैटो कप डी बॉइल्ड पोटैटो है। पुट ईच पोटैटो कप इन ए ट्रफ कंटेनिंग वाटर। इन चारों पोटैटो कप को एक ट्रफ में रखेंगे जिसमें पानी है। नेक्स्ट है कीप कप ए एम्प्टी। कप ए को एम्प्टी रखेंगे। पुट
1 टीस्पून शुगर इन कप बी। कप बी में 1 टीस्पून शुगर डालेंगे। पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी। कप सी में 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। पुट 1 टीस्पून शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो कप डी। बॉइल्ड पोटैटो कप डी में 1 टीस्पून शुगर डालेंगे। कीप दीज फॉर 2 आवर्स। इन चारों को 2 घंटे के लिए रख देंगे। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। 2 घंटे के बाद इन चारों पोटैटो कप्स को ऑब्जर्व करना है और नीचे दिए हुए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। बी और सी के इस हॉलो पोर्शन में पानी क्यों जमा हो गया है? वाटर गैदर्स इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी बिकॉज पोटैटो कप बी contain 1 teaspoon sugar and C contain 1 teaspoon salt. Therefore, medium surrounding the potato cup B and C has high water concentration than inside the potato cup. Due to this, water enters into the potato cup B and C by osmosis. पोटैटो कप B और पोटैटो कप C में पानी जमा हो गया है क्योंकि पोटैटो कप B में 1 टीस्पून शुगर है और पोटैटो कप C में 1 टीस्पून सॉल्ट है, जिसके कारण पोटैटो कप B और C के बाहर के मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन अधिक है और अंदर के मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन कम है। इसलिए वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा पोटैटो कप B और C के बाहर से पोटैटो कप के अंदर में इंटर होगा, जिसके कारण पोटैटो कप B और C में पानी जमा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए पोटैटो ए क्यों जरूरी है? पोटैटो ए इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द एक्सपेरिमेंट विथ अ कंट्रोल सेटअप। इन दिस एक्सपेरिमेंट पोटैटो ए इज अ कंट्रोल सेटअप। इस एक्सपेरिमेंट को एक कंट्रोल सेटअप के साथ कंपेयर करने के लिए पोटैटो ए जरूरी है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में पोटैटो ए एक कंट्रोल सेटअप है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। ए और डी के होलोड आउट पोर्शन में वाटर जमा क्यों नहीं हुआ है? वाटर डज नॉट गैदर in the hollowed out portion of A because potato A is empty and there is no concentration difference in and out of hollowed potato. Potato A empty है, जहाँ ना ही salt है और ना ही sugar है, जिसके कारण पोटैटो के अंदर और बाहर कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ है, जिसके कारण पोटैटो ए के हॉलोड आउट पोर्शन में वाटर जमा नहीं हुआ है। Water also does not gather in the hollowed out portion of D because boiling destroys the cell membrane of potato cells. A semi-permeable membrane is required for osmosis, which is not present in boiled potato. Potato D के भी hollowed out portion में वाटर जमा नहीं हुआ है, क्योंकि पोटैटो D एक बॉइल्ड पोटैटो है और बॉइलिंग के कारण पोटैटो D का सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गया है और ऑस्मोसिस के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, जो इस बॉइल्ड पोटैटो में नहीं है। 10th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए किस टाइप के सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है और गैमेट फॉर्मेशन के लिए किस टाइप के सेल डिवीज़न की ज़रूरत होती है। सेल डिवीज़न 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीज़न में एक सिंगल मदर सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के क्रोमोसोम के नंबर के बराबर होता है और मियोसिस में एक सिंगल मदर सेल से 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है और यहाँ डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर मदर सेल के क्रोमोसोम के नंबर के आधा होता है। इनमें से बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है
और गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।